अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रविवार को डिस्कस करते हैं हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड मुद्दों को। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या स्टेटस है। गवर्नमेंट ने 4 महीने का टाइम दिया था कि ड्राफ्ट बनाया जाए, इसको अब इम्प्लीमेंट करवाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया था कि डिसेबल्ड को प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। तो उसका क्या स्टेटस है, कहां से ये शुरू हुआ है, सबके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है मुकेश गुप्ता जी है, जनरल सेक्रेटरी हैं ये डिसेबल्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे के, और अकाउंट असिस्टेंट हैं ये रेलवे में। तो काफी पुरानी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा उसके बारे में भी जानेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। और जो आज का हमारा मेन मुद्दा है वो हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन में। तो समय को नहीं गवाता हूं और आपकी मुलाकात सीधे मुकेश जी से करवाता हूं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद दानिश जी। तो गुप्ता साहब, थोड़ा सा पहले हमें अपने बारे में बताएं। हाँ, जैसा कि दानिश जी ने भी कहा कि मैं मुकेश गुप्ता रेलवे से संबंध रखता हूँ, और डिसेबिलिटी के बारे में जहाँ तक बात करूँ, मैं ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हूँ। और रेलवे के अंदर 1992 में मैं अपॉइंट हुआ, और उस समय हमने देखा कि रेलवे के अंदर सभी नियम और कानून होने के बावजूद भी उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। वर्ष 1998 में हम लोगों ने देखा, विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष की पहली ऐसी संस्था हम लोगों की बनी जिसमें कि एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करना शुरू किया। बहुत सारी एनजीओ थी, डिसेबिलिटी पे काम कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन विशेष रूप से कर्मचारियों के बारे में बात करने वाला कोई संगठन नहीं था पूरे देश में। और उस स्थिति में हमें पता चला कि भारत सरकार ने 1989 में ग्रुप सी और डी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। लेकिन जब हम लोगों ने इस विषय को रेलवे में उठाया और रेलवे में देखा, तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से हमें कहा गया कि नहीं, हम लोग आपको पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? कि हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड हैं। तो साथियों, वहीं से हमारा संघर्ष शुरू हुआ, और हमने जानकारी जब ली तो मैं आप लोगों को बहुत ही विश्वास के साथ और आश्चर्यजनक विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि उस समय बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे लोगों से, और बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज के जो हमारे साथी थे उनसे बात की, लेकिन अधिकतर लोगों को इसके विषय में मालूम ही नहीं था कि पदोन्नति में आरक्षण का नियम भी कोई भारत सरकार ने बना रखा है। उस परिस्थिति में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और लड़ते लड़ते ये स्थिति आई कि हम लोगों को कोर्ट केस करना पड़ा। और ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अगर पदोन्नति में आरक्षण का कोई पहला केस हुआ था तो वो रेलवे के अंदर हुआ, जिसको नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के अगेंस्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने कैट में किया, और कैट ने वर्डिक्ट दी कि ग्रुप सी और डी में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को रेलवे लागू करे। लेकिन रेलवे ने उसको लागू नहीं किया और दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई। और सन 2004 में जब रेलवे बोर्ड ने इसको फाइल किया, तो वहाँ पर हम लोगों ने रेलवे की सारी कमियों को उजागर किया कि किस प्रकार से रेलवे गलत फैसला ले रही है और हम लोगों के ऊपर पदोन्नति में आरक्षण के नियम को लागू नहीं कर रही। और साथियों, आज जो पदोन्नति में आरक्षण के उच्चतम न्यायालय हमारा या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा वही एक दिल्ली उच्च न्यायालय का वो निर्णय है जिसमें कि रेलवे को कहा गया था कि आप ग्रुप सी और डी के डीओपीटी के आदेश को लागू करें। वही ऐसा निर्णय था जिसके अंदर सर्वप्रथम कोर्ट ने उस कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को के सेक्शन 33 की इंटरप्रिटेशन करी, और उसमें कहा कि इस रिजर्वेशन को ग्रुप ए और बी तक ले जाया जाना चाहिए। गुप्ता साहब, लेकिन रेलवे ने
जी, आप कंप्लीट करें पहले। रेलवे ने उसको भी लागू नहीं किया और अंततः सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में रेलवे के केस के साथ साथ पहली बार ग्रुप ए और बी के लिए, आप सभी को जैसे जानकारी होगी कि राजीव कुमार गुप्ता का सर्वप्रथम केस ऐसा था जो निश्चित रूप से केवल ग्रुप ए और बी में पदोन्नति में आरक्षण मांगने के लिए किया गया। वो हमारे केस के साथ क्लब होके चला और 2014 में हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ग्रुप सी और डी में लागू करे रेलवे। उसके बाद रेलवे ने नॉर्दर्न रेलवे के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन बाकी सभी जोनल रेलों के अंदर अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। और उसके बाद ही राजीव गुप्ता का जो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी अपनी कि ग्रुप ए और बी में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लागू किया जाए, वहां पर आया। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा संक्षिप्त परिचय है और हमने और बहुत सारे काम किए, लेकिन आज विषय क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण का है तो मैं वहीं तक सीमित रहूंगा। बिल्कुल, तो आज हमने विषय वो चुना है तो उस पर ही करेंगे, लेकिन 2-3 काउंटर है मेरे, उसके बाद हम फिर सीधा सब्जेक्ट पे आते हैं, क्योंकि बातें इतनी होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी पुरानी है, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय हमें चाहिए होगा। लेकिन आपने कहा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करने वाली पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन एनएफबी तो बहुत पहले से बनी हुई है, वो तो एम्प्लॉयमेंट पर ही उनका ज्यादा फोकस था, नंबर एक। दूसरा सर, आपकी इतनी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जितना होता है मुझे पता है कि एज ए एम्प्लॉय होने के साथ साथ काम करना समय का भी अभाव रहता है और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक काम किया है। लेकिन बावजूद उसके बहुत सारी कमियां हैं, एक वेबसाइट ही एक्सेसिबल नहीं बना पाए आप सबके लिए, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को जाना पड़ता है, कभी सीसीपीडी कभी कहीं। जी हाँ, मैं आपसे बताना चाहूँगा, निश्चित निसंदेह नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया, निश्चित रूप से किया। लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि एम्प्लॉयज के द्वारा एम्प्लॉयज के लिए किया जाने वाला काम का ऑर्गेनाइजेशन की मैंने पहली बात की। एनजीओज बहुत सारे थे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि नहीं एनजीओ थे या उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए केवल काम करने वाली और एम्प्लॉयज के द्वारा चलाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन शायद भारत के अंदर वो पहली संस्था थी। सेकेंडली, अगर आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट की बात कहते हैं तो हम लोग रेलवे बोर्ड के ऊपर इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि रेलवे बोर्ड उसको एक्सेसिबल बनाए पूरी तरीके से, क्योंकि वो हमारी एसोसिएशन के हाथ में वेबसाइट नहीं है, वो भारत सरकार की वेबसाइट है, इसलिए शायद वो पूरी तरीके से हम उसको नहीं कह पा रहे कि वो एक्सेसिबल है। नहीं, पर ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना गुप्ता साहब। अब भारत सरकार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो प्रेशर तो आपने डाल के करवाना है ना। हाँ, अब मैंने कहा ना जी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी भारत सरकार के पास ही है, लेकिन उसके लिए फाइट कर रहे हैं ना हम। नहीं, इसी तरीके से हम वेबसाइट को भी एक्सेसिबल बनाने के लिए बात कर रहे हैं रेलवे के अंदर, इसको एक्सेसिबल बनाया जाए। इसके लिए अभी रेलवे ने रिसेंटली कई सारी चीजें की हैं, जैसे एम्प्लॉयज के लिए एक HRMS की वो है, उसको उन्होंने एक्सेसिबल बनाया है। एक हमारे यहाँ आईपास का प्रोविजन है, उसको एक्सेसिबल बनाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम बाउंड मैनर में धीरे धीरे वो एक्सेसिबल बना रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं रेलवे को पूरी तरह को डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक प्रशासनिक संस्था है और हम एम्प्लॉयज हैं, तो उसके अंदर उनको शायद टाइम बाउंड मैनर में काम करने में समय लग रहा है, क्योंकि रेलवे इतना बड़ा। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मेरा भी ये फर्ज है कि जो लोगों की क्वेरीज है आपसे पूछूं, कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव है। अच्छा, एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद सीधा हम टॉपिक पे जाते हैं। एक समस्या है डिसेबल्ड की, जो ऑनलाइन कार्ड बनते हैं कंसेशन के साथ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कभी 3 साल के लिए बनते हैं, 4 साल के लिए बनते हैं। तो चलो, वो भी गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब कई जगह तो आप पहले डॉक्यूमेंट जमा करवाओ, दिल्ली में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है कि आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या आपका कोई काम चल रहा है कि पूरे इंडिया में ये ऑनलाइन प्रोसेस हो, कि भाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दो और आपका कार्ड प्रिपेयर हो जाए और आपके पास आ जाए? ये सिर्फ दिल्ली के लिए क्यों है भाई, बाकी देश वालों के लिए क्यों नहीं है? नहीं, वो ऐसा होता है रेलवे, क्योंकि आपको मालूम है कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसका, और इतने ज्यादा लोगों से कनेक्टेड है, इसलिए कई बार क्या होता है हम लोगों का, जैसे आपको ई कार्ड के बारे में मालूम होगा कि जब इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया था तो सबसे पहले दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे को ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ डिविजन्स के अंदर ऑपरेट किया था।
सिमिलरली अभी भी ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको सक्सेस रेट क्या रहेगा इसका, तो इसलिए इसको दिल्ली को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने लॉन्च किया है, और अल्टीमेटली बाद में जब यहाँ कंप्लीटली लगेगा कि 100% सक्सेस है, तो इसको ऑल इंडिया पे भी लागू किया जाएगा। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगातार इसमें टच में रहते हैं अपने साथियों के साथ कि इसको किस तरह से आगे बढ़वाया जाए। जी, तो गुप्ता साहब पहले अब हम मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि लिसनर्स वेट कर रहे होंगे कि आपके सब्जेक्ट पे उनको जानना है क्या है सवाल। तो रेलवे, जैसे आपने बताया, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली सवाल भी बहुत होंगे इसको लेके, लेकिन फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे। आपने एक पृष्ठभूमि तो बांधी कि रेलवे से ये शुरू हुआ कि कैसे रिजर्वेशन उन्होंने देने से मना कर दिया। क्या यहीं पे आपकी रिसर्च क्या कहती है कि बेसिकली प्रमोशन का ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात कब से शुरू हुई, क्या कारण थे इसको शुरू करने के? देखिए, अगर मैं अपनी रिसर्च और अपने उसके आधार पे कहूँ, तो कोई ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या ऑथेंटिक डिमांड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की तरफ से, एम्प्लॉय सेक्टर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एम्प्लॉय सेक्टर जो था वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था। और मैं अगर सही मायनों में कहूँ तो आज भी जो डिसेबल्ड एम्प्लॉय सेक्टर है, अगर हम रेलवे के बाहर देखते हैं, तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है आज भी। जो बहुत सारी एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस हैं या एम्प्लॉयज़ यूनियन है या एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, वो नॉर्मल लोगों के लिए हैं स्पेशली बनी थी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की बात करूं, तो रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन के अलावा पूरी तरीके से किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, बैंक्स में हैं कुछ छोटा छोटा जिन लोगों के पास हैं या उन्होंने थोड़े बहुत काम किए हैं, मैं उसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% नहीं है, लेकिन जो एक बहुत बड़े स्तर पे होना चाहिए वो नहीं है। और रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जहाँ तक बात है, 20/11/89 को जब ये आया, तो उससे पहले का कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मैं जिसके बारे में ये कह सकूं कि इसकी डिमांड इस ऑर्गेनाइजेशन ने रखी थी या नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसकी डिमांड थी वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से गई और डीओपीटी ने उसको एक्सेप्ट किया होगा थोड़ा बहुत। इसके ऊपर आगे काफी केसेस हुए। इंदिरा साहनी के केस का एक जिक्र आता है, राजीव गुप्ता जी के केस का जिक्र आपने किया, सिद्धा राजू जी के केस का वर्डिक्ट आया है। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कौन कौन से केसेस आपको याद आते हैं जो मील का पत्थर साबित हुए इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा कि रिजर्वेशन मिलना डिसेबल लोगों को, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में था या प्रमोशन में था, दोनों बातें अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क थी। और अगर मैं सही मायनों में कहूँ तो एम्प्लॉयज सेक्टर के लिए, केवल मैं डिसेबिलिटी की बात नहीं करता, किसी भी विषय पे अगर जब एम्प्लॉयज़ की बात होती है तो इंदिरा साहनी केस को एक तरह से बाइबल माना जाता है या रामायण माना जाता है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से भी बड़ी 9 जजों की बेंच बैठी और उसने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और बहुत सारे विषयों को टच करते हुए उनके ऊपर अपनी वर्डिक्ट दी, अपने विचार रखे उसके अंदर। और मुझे लगता है कि पहली बार क्योंकि जो डीओपीटी ऑर्डर इशू करती है वो आप सभी को मालूम होगा, या मुझे मालूम नहीं कि किन लोगों को जानकारी है कि इनको नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स कहलाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके बाद स्टैट्यूटरी एक्ट आता है, रूल्स आते हैं, उसके बाद जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की बात आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को फॉलो करने के लिए कोई बहुत बड़ी शक्ति उसके पीछे सरकार की तरफ से नहीं लगाई जाती है। तो पहली बार अगर मैं देखता हूं कि जितने केसेस आए उसमें इंदिरा साहनी केस बहुत बड़ा लैंडमार्क था, जिसके अंदर से नो डाउट एनएफबी के मिस्टर रूंगटा सर ने इंटरवीन किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन इशू थी और एक जजमेंट अपना डिसेबिलिटी सेक्टर के ऊपर दिया कि डिसेबिलिटी लोगों का जो रिजर्वेशन है वो 16(1) के तहत कवर होता है, जबकि दो दूसरे रिजर्वेशन थे जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उनको 16(4) के तहत उन्होंने कवर करके बताया। और यही कारण था कि हमारा जो रिजर्वेशन है अभी भी अगर मैं देखता हूँ कि जितने लेटेस्ट जजमेंट आए सारे हमारे जजमेंट से लेकर के और उसके बाद सारे जितने जजमेंट आए उसके अंदर इंदिरा साहनी केस को गवर्नमेंट की तरफ से हमारे खिलाफ यूज करने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोगों ने बार बार जब उस बात को इंसिस्ट किया और कोर्ट ने उसको स्टडी किया
तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इंदिरा साहनी केस डिसेबल्ड लोगों के एम्प्लॉयजमेंट के फेवर में है, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन अंडर 16(1) कवर किया जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल रोस्टर के तहत बनाया जाता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जजमेंट आया जो हमारी एसोसिएशन का था, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार उसमें डीओपीटी के रूल के साथ साथ सेक्शन 33 को इंटरप्रेट करा, और साथ साथ उसने कहा कि ग्रुप ए और बी के अंदर इसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और उसकी वजह से मजबूर होकर के उस समय के सीसीपीडी को डीओपीटी को ये मैटर फॉरवर्ड करना पड़ा था। हालांकि डीओपीटी ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ए और बी में लागू करेंगे। तब मिस्टर आर.के. गुप्ता आगे आए, और उसी बीच में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का जो लैंडमार्क एक और जजमेंट था 2013 का गवर्नमेंट वर्सेस, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले क्लैरिफाई किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया कि रिजर्वेशन जो कि ग्रुप ए और बी के लिए उन्होंने किया था, कि ग्रुप ए और बी के अंदर उस जजमेंट से पहले और पीडब्ल्यूडी एक्ट के आने के बावजूद भी जो वैकेंसी कैलकुलेशन थी वो केवल आइडेंटिफाइड पोस्टों के बेस पर की जाती थी, जबकि ग्रुप सी और डी के अंदर जो वैकेंसी कैलकुलेशन है वो आइडेंटिफाइड प्लस नॉन आइडेंटिफाइड दोनों को मिलाकर के उसका वैकेंसी कैलकुलेशन की जाती थी। तो ये बहुत बड़ा अंतर था, जिसकी वजह से ग्रुप ए और बी के अंदर डिसेबल लोगों की वैकेंसियां बहुत कम बना करती थी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, प्रमोशन में तो रिजर्वेशन था ही नहीं, तो वहां वैकेंसी कैलकुलेशन का प्रश्न ही नहीं उठता था। उस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने कहा कि आपको पूरे कैडर स्ट्रेंथ का 3% देना होगा। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का इशू आ गया था। डीओपीटी ने उसको माना कि नहीं, कैडर स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को मानेंगे। उन्होंने प्रमोशन को फिर भी नहीं माना। लेकिन राजीव गुप्ता के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्डिक्ट दे दिया कि ग्रुप ए और बी की ऑल टाइप जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है उनमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तब जाकर के डिसाइड हुआ। और उसके बाद बहुत सारे केसेस, जिसमें सिद्धा राजू वाला केस भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, और अंततः जो लार्जर बेंच थी उसने भी ये फैसला दिया कि आपको रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इम्प्लीमेंट करना होगा, और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी हम लोगों के सामने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएगा। अब जजमेंट आने के बाद 4 महीने का जो टाइम माना ड्राफ्ट के लिए, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा डिटेल बताएं कि अभी करंट स्टेटस क्या है। डीओपीटी ने ड्राफ्ट जो नोट है, ड्राफ्ट जो रूल है इसका, वो सभी मिनिस्ट्रियों को भेजा था उनके कमेंट्स मांगने के लिए, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री से उसको अप्रूवल लेनी है, और साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब से भी उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स ले लिए हैं। लेकिन रिसेंटली अभी एक कोर्ट ने इस SC/ST की केस में भी एक फैसला दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी जानकारी है पूरी तरीके से कि एक MA फिर दोबारा से गवर्नमेंट ने फाइल की है, उसके भी हियरिंग होनी है, और उसमें गवर्नमेंट ने दोबारा से कहा है कि हमें 6 हफ्ते का टाइम और दिया जाए इसको इम्प्लीमेंटेशन का। सही मायनों में 4 महीने का टाइम ड्राफ्ट बनाने के लिए नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन के लिए था। ड्राफ्ट बन के काफ़ी पहले तैयार हो चुका था, और अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर वो सभी मिनिस्ट्रियों को फॉरवर्ड कर दिया गया था, और 15 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के बीच में मिनिस्ट्रियों ने डीओपीटी को रिप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी इस स्टेज पे है कि ड्राफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और लेकिन गवर्नमेंट कुछ चीज़ें जो SC/ST का जो जजमेंट अभी आया है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहती है। हालांकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो हमारे एडवोकेट्स हैं सिद्धा राजू केस के अंदर भी और राजीव गुप्ता के केस में भी, क्योंकि राजीव गुप्ता केस में साथ साथ और 3-4 केसों में कंटेम्प्ट पिटीशन मूव हो चुकी है, और वहाँ एडवोकेट खड़े होते हैं, और ये केवल एक लिंगर ऑन प्रैक्टिस है गवर्नमेंट की, क्योंकि SC/ST का, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंदिरा साहनी केस के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कोर्ट ने कि दोनों रिजर्वेशन अलग अलग एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शन हैं उनके तहत कवर होते हैं, आर्टिकल जो उनके हैं, यानी डिसेबल्ड का 16(1) के आर्टिकल के तहत कवर होता है, और उनका 16(4) के तहत कवर होता है। तो दोनों का कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो उसको शायद डिले टैक्टिस के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कमियां रह गई हैं वो उसके लिए कुछ समय लेना चाहती है गवर्नमेंट बस। जी,
इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले ये जानना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट में क्या आया है, जो ड्राफ्ट आपने स्टडी किया हो, या कुछ अगर आपके पास कमेंट्स आए हो मिनिस्ट्रीज के जो आपने पढ़े हो, स्टडी किया हो, तो मोटा मोटा लिसनर्स की जानकारी के लिए आप बता सकते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, मैं मिनिस्ट्रीज की तरफ से जहाँ तक सवाल है वो तो मैं एकदम से स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं कह पाऊँगा कि रेलवे ने क्या दिए हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल तरीके से भेजी जाती हैं और उसको कहीं भी हम पब्लिक नहीं कह सकते एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट भी मैं। लेकिन मैंने उस ड्राफ्ट को पढ़ा है पूरी तरीके से, और वो ड्राफ्ट ऑलमोस्ट जो ग्रुप सी और डी के लिए था, 29/12/2005 का जो लेटर था उसी के पैटर्न पे वो बनाया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस एक्ट को, जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हमारा 19 अप्रैल 2017 से लागू किया गया है, तो उसी दिन से इस नए ड्राफ्ट या नया जो एक्ट रूल आएगा उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात उसमें कहीं ना कहीं कही गई है। उसके तहत 4% प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें ग्रुप सी टू बी और बी टू ए। हाँ, ग्रुप ए के अंदर उन्होंने लेवल 13 तक उसको रखा है कि 13 तक हम देंगे, 13 के ऊपर जाकर के रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं देंगे, फिलहाल अभी जो उसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा रोस्टर बनाने की बात कही गई है। रोस्टर के अंदर पहले 1, 34 और 67 पॉइंट था, जो कि अब 4% रिजर्वेशन होने की वजह से एक फर्स्ट 26, 51 और 76 ये 4 पॉइंट हमारे लिए रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा पहली 3 कैटेगरी को, यानी जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें 5 कैटेगरीज को दिया गया है, ए बी सी, इनको तीनों को यानी वीआई, एचएच और ओएच को 1-1% की बात कही गई है, और बाकी 2 कैटेगरी को 1% की बात कही गई है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो डिसेबल एम्प्लॉय अपनी मेरिट के बेस पर आगे प्रमोट होंगे उनको डिसेबल कोटे के तहत रिजर्व पॉइंट के अगेंस्ट प्रमोट नहीं माना जाएगा। इसके बाद उन्होंने उसमें आगे इस बात का भी प्रोविजन किया है। अगर साथ साथ आप थोड़ी एग्जांपल देते जाएंगे तो थोड़ा लिसनर्स को और इजी होगा। जब भी आपने कहा कि ये वाला पॉइंट रखा कि रिजर्व पोस्ट के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। हाँ, उसमें जैसे सपोज मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए, और उसमें 15 आदमी बैठे हैं, 15 में से एक पोस्ट डिसेबल के लिए रिजर्व थी, बाकी 14 पोस्ट है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिजर्व थी। जब वो एग्जाम हुआ उसके अंदर 1-2 डिसेबल आदमी बैठे। सपोज एक डिसेबल आदमी ऐसा था जिसके टॉप रैंक हासिल हो गई, यानी 100 नंबर का पेपर था और उसमें अलग अलग नंबर आए और उसके 98 थे, जो कि फर्स्ट जनरल कैटेगरी के तहत वो सेलेक्ट हो गया। तो जो वो पहला डिसेबल व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है उसको जो नॉन डिसेबल की 14 वैकेंसी आती है उनके अगेंस्ट माना जाएगा। तो सेकंड वाला जो रह गया एम्प्लॉय, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्लीट कर लेता है तो जो रिजर्व कैटेगरी की हमारी वैकेंसी है उसको उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से हमारे दोनों साथी प्रमोट हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये है इस तरीके से, या मैं उसको हम सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के बेस पे बात करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी। सपोज सीनियरिटी में हमारा एम्प्लॉय जब रोस्टर बनता है, रोस्टर के अंदर हमारा पहला पॉइंट रिजर्व है, वहां एक डिसेबल एम्प्लॉय प्रमोट कर दिया गया, उसके 3 आदमी और प्रमोट किए गए, फिर 4th नंबर पे डिसेबल आदमी आता है, तो 34वें हमारा 26 जो रिजर्व पॉइंट है उसका वेट नहीं किया जाएगा, और हमारा 5वें नंबर पे ही डिसेबल एम्प्लॉय जो है सीनियरिटी के हिसाब से उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा 26वां पॉइंट रिजर्व फिर भी माना जाएगा, और जब वहां पर प्रमोशन की बारी आएगी तो डिसेबल एम्प्लॉय को ही प्रमोट किया जाएगा। इस प्रकार से हमें नॉन रिजर्व पोस्ट के ऊपर भी प्रमोशन का बेनिफिट अपनी सीनियरिटी के बेस पे या टैलेंट कोटे के तहत हायर मार्क्स आने के बाद मिल सकता है आसानी से। ये उसका तात्पर्य है। इसके बाद एक इस रूल के अंदर जो नया ड्राफ्ट किया गया है, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, जो कहीं ना कहीं जो पुराना रूल था उसमें हमारे नेगेटिव आती थी। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जब उसमें एक इशू 2 तरह की पोस्टें जो मैंने आपको बताई, एक वो पोस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारा होता है उसके तहत प्रमोट किए जाते हैं, यानी सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं उसको हम। दूसरी तरह की पोस्ट वो होती है प्रमोशन में जो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी से प्रमोट की जाती है, सीनियरिटी के बेस पे। सिलेक्शन पोस्ट में जो अभी रूल था उसमें ये क्लियर किया गया था कि अगर आज की डेट में सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है
और डिसेबल कोटे की एक वैकेंसी रिजर्व है, और हमारे पास उस सिनेरियो में डिसेबल एम्प्लॉय कोई ऐसा है नहीं जिसको हम प्रमोट कर सकें, यानी तो वो वैकेंसी तुरंत किसी जनरल कैटेगरी को दे दी जाती थी। लेकिन इस बार जो अब नया रूल ड्राफ्ट हुआ है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उसको तुरंत दूसरी जनरल कैटेगरी को शिफ्ट ना करके 1 साल के लिए बैकलॉग में रखा जाए इन बिटवीन, और रिजर्वेशन जो हमारा होगा वो फर्दर 4 साल तक के लिए रहेगा। पहले साल जिस कैटेगरी का रिजर्वेशन बनता है, सपोज जो वैकेंसी बनी वो वैकेंसी बनी वीआई की या एचएच की या ओएच की, किसी एक कैटेगरी की, अगर उस कैटेगरी का कोई सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो उसको पूरे साल खाली रखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब दूसरा साल आएगा रिक्रूटमेंट ईयर, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, जिस कैटेगरी की वो रिजर्व वैकेंसी थी, उस रिजर्व वैकेंसी वाला कैंडिडेट अवेलेबल है या नहीं। अगर सपोज उस कैटेगरी का डिसेबल एम्प्लॉय अभी भी हमारे पास दूसरे साल में भी अवेलेबल नहीं है तो मिनिस्ट्री उसको इंटरचेंज करेगी, यानी सपोज ओएच की वैकेंसी थी और ओएच अवेलेबल नहीं है तो वीआई को या एचएच को दे दी जाएगी, या वीआई की वैकेंसी थी और वीआई का अवेलेबल नहीं है तो एचएच या ओएच को दे दी जाएगी। लेकिन अगर सेकेंड ईयर में भी कोई भी डिसेबल एम्प्लॉय उस कैटेगरी प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है या हमारे पास अवेलेबल नहीं है स्टाफ, तो हम उस वैकेंसी को थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उसको सेकेंड ईयर के अंदर इंटरचेंज करके जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉय को दे देंगे। लेकिन हमारा जो वैकेंसी बैकलॉग है वो थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेगा, और थर्ड ईयर में अगर डिसेबल एम्प्लॉय अवेलेबल हो जाता है तो हम उसको प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर थर्ड ईयर में भी अवेलेबल नहीं होता तो उसको बैकलॉग को फोर्थ ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगर फोर्थ ईयर में मिल जाता है तो हम प्रमोट करेंगे, और अगर फोर्थ ईयर में भी बैकलॉग में नहीं मिलता एम्प्लॉय तो हम उसको लैप्स मान लेते हैं। तो ये हमारा उसका प्रोसेस है कि किस तरह से हम बैकलॉग को आगे ले जाएंगे या किस तरह से हम वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये इसके अंदर आता है। डिसेबिलिटी का उसमें एक बहुत स्पष्ट लिखा है कि 40% से कम वाले डिसेबिलिटी वाले को डिसेबल नहीं माना जाता या बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं माना जाता, तो कम से कम जिस दिन उसको बेनिफिट दिया जा रहा है 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर कई बार आता था, हालांकि डीओपीटी के ऑर्डर्स अलग से हैं, लेकिन इस रूल के अंदर ही उसको इंक्लूड करके मैं समझता हूँ डीओपीटी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग द सर्विस जो डिसेबल होता है, क्योंकि ये सवाल बार बार मिनिस्ट्रियों में खड़ा किया जाता था कि यू आर नॉट रिक्रूटेड अगेंस्ट हैंडीकैप कोटा सो दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन अगेंस्ट डिसेबल कोटा। तो अब उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति नॉर्मल भी आया था सरकार के अंदर नौकरी के अंदर, लेकिन वो सर्विस के दौरान अगर डिसेबल हो जाता है तो जिस दिन उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से वो डिसेबल कैटेगरी के अंदर काउंट कर लिया जाएगा और उस सीनियरिटी के हिसाब से उसको फर्दर प्रमोशन अवेलेबल होगी। जी, बहुत ही बढ़िया आपने तरीके से ये रखा। 3 आपने बताया कि जो हमारे ट्रेडिशनल थे, जो 1% 2 कैटेगरी को दिया गया, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए लिसनर्स। हाँ, वो हमारी 2 जो कैटेगरी हैं अलग अलग, जिसके अंदर हमारा मेंटल इलनेस और स्लो लर्नर कैटेगरी और ये सब चीज़ें आती हैं, और फिफ्थ कैटेगरी है, ई कैटेगरी है, उसके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला हमारा काउंटर आता है जिसके अंदर डेफ ब्लाइंडनेस इंक्लूडेड होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं, और उन दोनों के लिए अभी रोस्टर पॉइंट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि 0.5% दिया जाएगा, यानी जिसका वैकेंसी अवेलेबल होगी, जिसके लिए सुटेबल वैकेंसी अवेलेबल होगी, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ये नियम बना हुआ है उसके। तो आप ड्राफ्ट को देख के तो कम से कम सेटिस्फाइड लगते हैं? हाँ, कुछ हद तक, काफी हद तक मैं कह सकता हूँ कि उसमें सेटिस्फाइड होने वाली चीजें हैं। हालांकि उसमें एक दो चीजें अभी हैं जिनको कि कहीं ना कहीं टच करने की जरूरत है, और हम लोग अपनी तरफ से बाकी लोगों के साथ प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों का है, और मैंने उसको डीओपीटी के साथ भी एक दो बार हम लोगों ने उठाया है, कि मार्क्स रिलैक्सेशन हम लोगों को मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट और प्रमोशन, जो कि प्रॉपरली नहीं मिलता। डीओपीटी की गाइडलाइन अभी अवेलेबल हैं कि कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन प्रश्न उठता है कितने। अगर डीओपीटी एक नोडल मिनिस्ट्री है नियम बनाने के लिए, तो उसको बहुत क्लियर करना चाहिए कि आप रिक्रूटमेंट में या प्रमोशन में 100 में से 5% की छूट देंगे, 8% की छूट देंगे, 10% की छूट देंगे, कितनी छूट देंगे, वो
क्लियर कट उसके अंदर नहीं प्रोविजन है, ना पहले प्रोविजन था ना नए रूल के अंदर इस बात का प्रोविजन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट में बहुत क्लियरली कहा है कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में डिसेबल लोगों को SC ST के एट पार रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, लेकिन उसको अभी DOPT ने अडॉप्ट नहीं किया। ये एक इसके अंदर खामी मुझे बहुत बड़ी नजर आती है। जैसे मैं उसका एक नुकसान बता सकता हूँ, रेलवे ने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रेलवे ने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि DOPT की गाइडलाइन केवल ये है कि रिलैक्सेशन कुछ दिया जाए, सवाल ये उठता है कितना दिया जाए, ये किसी को नहीं पता। तो रेलवे ने अपनी तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे 2 नंबर का रिलैक्सेशन दे दिया। अब वहां क्या नेगेटिविटी आती है, अगर 50 नंबर का पेपर है तो भी 2 नंबर की छूट मिलेगी, 100 नंबर का पेपर है तो भी 2 नंबर की छूट मिलेगी, 200 नंबर का पेपर है तब भी 2 नंबर की छूट मिलेगी। तो यानी 50 नंबर का अगर पेपर है तो 4% छूट हुई, 100 नंबर का पेपर है तो 2% छूट हुई, 200 नंबर का पेपर है तो 1% छूट हुई। तो ये तो मनमर्जी हो गई ना, कोई मिनिस्ट्री जो चाहेगी वो करेगी। तो DOPT को चाहिए कि वो एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू करे, और इस विषय के ऊपर हम लोग बहुत कमिटेड होकर के लगे हुए हैं, और जल्दी ही इस विषय पे अगर DOPT ने कोई गाइडलाइन इशू नहीं की तो हम लोग एप्रोप्रिएट कोर्ट में CCPD या दूसरी जगहों पर ले जाकर के इस केस को फाइल करें। इसके अलावा भी कोई और पॉइंट है जो आपको सेटिस्फाई नहीं करता? इसके अलावा एक जो बड़ी बात इसके अंदर है अभी भी मुझे लगता है मिसिंग, जैसा कि हमारा इसमें प्रोविजन में कहा गया है कि 4 साल बाद लैप्स कर दी जाएगी, वो मुझे लगता है कि लैप्स वाले उसको हमें रिव्यू करवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से SC ST का होता है कि उनका लैप्स नहीं किया जाता रिजर्वेशन, तो वो प्रकार हमारा होना चाहिए कि लैप्स के लिए कम से कम 4 साल, क्योंकि डिसेबल लोगों के लिए काफ़ी कम है। कई जगहों पर तो वैकेंसी पोजीशन काफ़ी कम है, जैसे कि जो छोटे छोटे कैडर होते हैं उनके अंदर कई बार तो 1 साल में एक ही वैकेंसी बनती है। तो वहाँ ये सिचुएशन आती है कि 4 साल के अंदर हमारी वैकेंसी लैप्स होना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी जगहों के लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरह के प्रावधान, जब तक कि ये पूरा का पूरा रूल नहीं सामने आ जाता बन करके और प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं आती, तब तक हम और ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इस 4 साल को कुछ ना कुछ एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि RPWD एक्ट में भी 4 साल का प्रोविज़न है, तो वहीं से इसको 4 साल लिया गया है। लेकिन फर्दर भविष्य में न केवल हम लोग बल्कि और भी डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग इस विषय पे बात करेंगे, और कभी ना कभी इस विषय पे बात करके आगे बढ़ाएंगे कि इस 4 साल को कुछ ज़्यादा बढ़ाया जाए। जी मुकेश साहब, एक बात बताएं कि 1995 में हमारा एक्ट आया, लगभग अब 27 साल होने को है। उसके बाद 16 में हमारा एक्ट आया, उसको भी 6 साल होने को है, 5-6 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आता है, कभी रिव्यू पिटीशन डाल दी जाती है, फैसला आने के बाद भी कॉन्टेम्प्ट फाइल करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार लंबा टाइम हो गया है, अभी भी जैसे आपने कहा कि टाल मटोल जारी है, एक और हेयरिंग आनी है, तो आपको लगता है कि इस बार ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट, और जहां आपको लगता है अभी भी टाल मटोल जितनी हो सकेगी गवर्नमेंट करेगी इसको लेकर? मुझे लगता है अब आपने बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से पूछा है या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के सामने खड़ा किया। मैं इसको फिर 2011-89 से शुरू करूँगा। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन 2011-89 में मिला, और उससे भी पहले 78-79 से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन दे दिया गया था। लेकिन बहुत सारे कोर्ट केसेस के बावजूद भी, जिसमें अलग अलग सभी के NFB का केस है, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के केस हैं, डेफ ऑर्गेनाइजेशनों के केस हैं, हमारी अपनी एसोसिएशन के केस हैं, आपको एक जानकर एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि शायद भारत के अंदर इंक्लूडिंग रेलवे टिप्स पे गिनने लायक जगहों पर भी रोस्टर नहीं बने हुए। अभी भारत सरकार आदेश निकाल देगी, और शायद महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम ले ले और ग्रुप A और B में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू कर। सवाल ये है कि कागज तो आपने निकाल दिया कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन दिया जाए, अब प्रश्न उठता है कि कितने लोगों को मिलेगा और इसका क्या सही रूप से पालन हो पाएगा। जैसे रिक्रूटमेंट में रोस्टर नहीं बनाया जा रहा, पहले तो गिनती की नौकरी निकाल दी जाती थी, अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है पिछले 4-5 साल से, अगर मैं देखना शुरू करता हूँ 3-4 साल से,
कि वो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 100 निकालते हैं तो 4 डिसेबल के लिए रिजर्व कर देते हैं। लोगों का एक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है भी 4% रिजर्वेशन में, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये नहीं है। हकीकत ये है कि रिजर्वेशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना केवल और केवल तभी संभव है जब हम रोस्टर बनाएं। हर डिपार्टमेंट में रोस्टर बनना कई कारणों से बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण तो यही है कि हमें प्रॉपर रिजर्वेशन मिल पाए। उसके बाद जैसा आप सब लोगों ने जिन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स पढ़े हैं रिक्रूटमेंट से हम लोगों के रिलेटेड, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुटेबल वैकेंसी क्या होती है। एक व्यक्ति के लिए उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी देना, उसके लिए नियुक्ति की जगह देनी, और वही ये काम अभी नहीं हो पाता। बहुत सारे केसेस रेलवे के अंदर भी ऐसे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप सबके सामने, कि जहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गया बहुत लैक इफेक्टेड पर्सन का, या हमारे वीआई साथी का, या हमारे जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बधिर साथी हैं उनका, लेकिन उनको प्रॉपर जगह पर पोस्ट नहीं किया जा पा रहा। अभी केवल उनको ठीक है यार भर्ती हो गई है ना इनकी, अब इनको कहीं भी लगा दो। वो कहीं भी लगा दो वाली बात हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, और मैं उस दिशा में हमने रेलवे के अंदर विशेष रूप से इस कार्रवाई को शुरू किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने 2 केस सीसीपीडी के यहाँ केस फाइल किए थे, केवल और केवल इस विषय को लेके कि एक छानने से, क्योंकि डीओपीटी के आदेश हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 एक छानने से इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए एक छानने से रोस्टर बनाना मैंडेटरी है। तो हमने सीसीपीडी के यहाँ केस फाइल किया था, एक नॉर्दर्न रेलवे के अगेंस्ट स्पेसिफिक, और दूसरा केस बाकी सारी रेलों में के खिलाफ जो कि रेलवे बोर्ड जिसमें पार्टी। नॉर्दर्न रेलवे के लिए जजमेंट आ चुका है और सीसीपीडी ने कहा है कि आप एक छानने से रोस्टर बना करके बैकलॉग अगर बनता है तो उसको फिलअप करिए। इसी तरीके से रेलवे बोर्ड लेवल पर भी इसका केस चल रहा है और वहां से भी आउटकम यही आना है। और हमने इतने सॉलिड उनके पास प्रूफ रखे थे सीसीपीडी को कि उनको मजबूर होकर के तुरंत ये देना पड़ा, क्योंकि हमने आरटीआई से इंफॉर्मेशन रेलवे के डिवीजन ऑफिस से ली कि आप रोस्टर बना रहे या नहीं बना रहे, तो हमारे को डिवीजनों ने लिख करके दे दिया कि हम रोस्टर नहीं बना रहे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे होगा। इसी तरीके से मैं प्रमोशन की बात पे आता हूँ। अगर प्रमोशन में रोस्टर नहीं बने तो समझ लीजिए कि आप क्या होगा, उसके परिणाम कुछ भी नहीं होगा। बहुत अधिक लोगों को बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रोस्टर बनाने का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड पोस्टों को मिलाकर के बनाना है, और वहीं पर जाकर के प्रशासन रुक जाता है, वो काम नहीं करता। तो हमने अपने रेलवे प्रशासन को ये सुझाव दिया है, अभी उस पर कितना लागू होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ या अपनी मिनिस्ट्री या अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बाध्यता भी हमारी होती है, क्योंकि हम लोग डी&आर रूल से बंधे हुए होते हैं। तो हम एक बहुत सीमित दायरे में जाकर के विरोध कर पाते हैं और उन चीज़ों को रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमारी समस्याओं का हल हो सके। तो हमने उनको एक प्रपोजल दिया है कि अगर हमारे पास मैन पावर की कमी है या कुछ है तो हम डिसेबल एम्प्लॉई आपकी मदद करने को तैयार हैं और इस रोस्टर को बनाने की में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोस्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डिसेबल साथी हैं या विकलांग साथी हैं या दिव्यांग साथी हैं, उनमें से भी बहुत रेयरेस्ट लोगों को ये जानकारी है कि रोस्टर क्या होता है, कैसे बनता है और उसका क्या लाभ है। तो हमें खुद भी इस बारे में अवेयर होना पड़ेगा, और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ सकें कि रोस्टर कैसे बनेगा, तभी हम अपने प्रशासन से लड़ पाएंगे। विलिंगनेस कहाँ लगती है आपको गवर्नमेंट की? क्योंकि बड़ी पोस्टों पे हमने हमेशा देखा है, खासतौर पे एबी जो हमारे साथ के एम्प्लॉयज हैं उनका एटीट्यूड भी बड़ा पॉजिटिव नहीं होता हमें लेके। वो भी अलग अलग तरह के एटीट्यूडनल बैरियर आते हैं, कई बार हमने लड़ाइयाँ भी देखी है और कई बार डिस्क्रिमिनेट करते भी हुए देखा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो गवर्नमेंट की विलिंगनेस होना और डिपार्टमेंट का सहयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट, और ये जो रोस्टर वाला पॉइंट आपने रखा ये वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्योंकि टेक्निकल चीज है, आपने सही कहा कि बहुत सारे डिसेबल्ड को इसके बारे में नहीं पता, तो हम ये कैसे एजुकेट कर सकते हैं सबको, ये भी बताएं। हाँ, जैसे कि एक तो आपने सबसे कहा कि विलिंगनेस, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ आपकी बात को कि विलिंगनेस सरकार से भी ज़्यादा हमारे ब्यूरोक्रेट्स की नहीं।
और ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है कि डिसेबल लोगों को आगे बढ़ने दिया जाए या उनको प्रॉपर रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर डिसेबल आदमी, मैं वहीं पर आता हूँ कि आज तक हमारी सोसाइटी में डिसेबल लोगों को उस लायक ही नहीं समझने की कोशिश की जा रही जहां वो अपने पैरों पे सशक्त होकर मजबूती से खड़ा हो सके। तो वहां वो समस्या आती है एटीट्यूड के अंदर। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे को सरकारी नौकरी जब दी जाती है तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में सबसे पहले ये आता है, नहीं ठीक है चैरिटी का काम हो गया एक तरह से पूरा। लेकिन हमने जैसे रेलवे के अंदर, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पर ये एटीट्यूड देखा है, लेकिन रेलवे के अंदर हम इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रेलवे के अंदर स्थिति सुधरेगी। हम लोग इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी डिसेबल साथी हैं उन सभी को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑफिस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड कराए जाएं, चाहे वो हमारे वीआई साथी हों, चाहे वो हमारे ओएच साथी हों, चाहे वो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड साथी हों। निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने शुरू से इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सेटअप है एडमिनिस्ट्रेटिव वो डिफरेंट टाइप का है। इन सब चीज़ों को, नई चीज़ को शुरुआत कराने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये होगा और हम बहुत जल्द इस काम की तरफ मजबूती से बढ़ेंगे। तो जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, प्रशासन पूरी तरह से कमिटेड नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कमिटेड हो जाएं और हम अपनी यूजिबिलिटी प्रूव कर दें तो मुझे लगता है कि प्रशासन को या सरकार को या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हमारे को पूरी तरीके से मान्यता देनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि हम कितने सशक्त बन सकते हैं या हमारे को कैसे एजुकेट कर सकते हैं। तो एजुकेट करने के मुझे लगता है कि 2-3 तरीके हैं कि जैसे आपका एक चैनल है अपना रेडियो उड़ान का, इसी प्रकार से और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी छोटी छोटी वर्कशॉप करें। हम लोगों ने रेलवे के अंदर भी अभी कोरोना काल में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वरना हम लोगों ने इस बात का पूरा एक अरेंजमेंट किया था कि हम कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके पूरी तरह से लोगों को एजुकेट करने वाले हैं और पूरे इंडियन रेलवे की से लोगों को बुला करके दिल्ली उनको ट्रेनिंग देने की बात हम लोगों की थी कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट की जो समस्याएं हैं जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, क्योंकि वैसे भी अगर हम बाहर बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं यार सरकारी नौकरी मिल गई ना, अब ये बड़े मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। हमारी जब डिसेबल लोगों की सरकार के अंदर पहुंच करके अलग तरह की समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और उन समस्याओं का जो समाधान होता है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में निकालना होता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन से लड़के निकालना होता है। तो वो चीज़ें समझाने के लिए मुझे लगता है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं या हमारे जो विभिन्न साथी हैं वो अभी हम लोग कोर्ट केस की तरफ केवल जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें इस तरफ जाना पड़ेगा कि छोटे छोटे ग्रुप क्रिएट किए जाएं, उन ग्रुपों के अंदर हम लोगों को एजुकेट करें और कुछ हम अपने इस तरह की वीडियोज़ और कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग लॉन्च करें यूट्यूब पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम चल सके कि किस प्रकार से हम रिजर्वेशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल मुकेश साहब, आपसे थोड़ा और समय हमें किसी दिन चाहिए होगा। प्रॉपर रोस्टर पे एक शो करना चाहते हैं कि रोस्टर क्या है, कैसे बनता है, इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। तो अगर थोड़ा सा टाइम आने वाले दिनों में आप निकालें तो ये एक अच्छी चीज होगी लोगों को एजुकेट करने में। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा जो वर्क है, जो काम है मेरे अपने ऑफिस का, अकाउंट्स का, मेरी सीट का, उसमें मैं 4 तारीख से लेके एवरी मंथ 4 तारीख से लेके 8-9 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ। अदरवाइज़ आप मुझे अगर बिफोर 1 वीक बता देंगे तो मैं टाइम निकाल लूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरे को कुछ मालूम है और उस जानकारी से हमारे साथियों का लाभ मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, एक सवाल ये बताएं कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये डी क्लास को क्यों छोड़ दिया? नहीं, बेसिकली 6 पे कमीशन के बाद ग्रुप डी नाम की कोई चीज रही नहीं है ऑन पेपर। ग्रुप डी को ग्रुप सी के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो ग्रुप डी जो है वो समाप्त हो चुका है। उनको एमटीएस का नाम दे दिया गया या कहीं कुछ और नाम दे दिया गया, लेकिन उनको ग्रुप सी में मान लिया गया। ग्रुप डी अब खत्म हो चुका है। और अब आप कितने आप होपफुल हैं, आशावान हैं कि भाई अब बहुत जल्द, अब 6 हफ्ते का तो और टाइम मान लिया, कि आपको लगता है कि इस साल के अंदर अंदर ये समस्या सॉल्व हो जाएगी और ये इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ेगा काम? मुझे लगता है आदेश तो निश्चित रूप से निकल जाएंगे आने वाले
4-5 महीने 3-4 महीने के अंदर 3-4-5 महीने के अंदर निकल जाने चाहिए। इसमें मुझे कहीं कोई दो मत नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत बड़ा अब वो है नहीं इसमें हिंड्रेंस वाली बात कि इसको लागू नहीं कराया जाए, क्योंकि जो एडवोकेट्स इस केस के साथ लगे हुए हैं उनमें से 3-4 एडवोकेट्स के साथ मैं उनके साथ जाता हूं, जो लोग इसमें डायरेक्ट पार्टी हैं उन लोगों के साथ उनके पास, और वहां मैंने इस बात को उन लोगों को बताने की कोशिश किया और बताया कि केवल ये लिंगर ऑन प्रैक्टिस है, हमें इसको पॉइंट आउट करना है और दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो कोर्ट इसमें बहुत स्ट्रिक्टली उसमें जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने के लिए, आदेश निकालने के लिए जरूर कह देगा। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां सिर्फ एग्जाम बेस्ड प्रमोशन होता है आज की डेट में, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, या रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है इन प्रमोशन। समझा नहीं आपकी बात। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां आज भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, तो ये सबके ऊपर लागू होगा? जैसे बैंक में रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशन में अभी, तो क्या उस अब ये निश्चित रूप से सबको लागू करना पड़ेगा, निश्चित रूप से सबको लागू करना पड़ेगा। अब इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अब कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मना करने की स्थिति में नहीं होगी। उसके दो बड़े कारण हैं। नंबर एक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो दोनों जजमेंट हैं, जो मिस्टर राजीव गुप्ता और सिद्धाराजू का जजमेंट था पुराना, और प्लस जो अब सितंबर 2021 में जो जजमेंट दिया, वो दोनों के जजमेंट के अंदर ही सबसे अच्छी बात ये रही, बेस्ट पार्ट जो रहा है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को कवर करते हुए उन्होंने दिया है इस जजमेंट को। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जजमेंट हमारे स्टैट्यूटरी एक्ट के ऊपर बेस हैं, और स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत जो चीज़ पास की जाती है उसको मैंडेटरी माना जाता है पास करने, लागू करने के लिए। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया, अगर वो डिपार्टमेंट नहीं मानेगा तो उसको फोर्सफुल्ली मानना पड़ेगा कोर्ट के थ्रू। जैसे सपोज अभी रेलवे है, रेलवे ने केवल रिजर्वेशन एंड प्रमोशन सी और डी का जो है वो भी केवल नॉर्दर्न रेलवे में लागू किया है, बाकी किसी जोनल रेलवे में लागू नहीं किया, जबकि हमने लगातार कोशिश की। अब हमारा उसके विषय में कोर्ट केस दोबारा से चल रहा है। लेकिन इस जजमेंट के लागू होते ही और डीओपीटी का ऑर्डर आते हुए रेलवे बोर्ड को भी बाउंड होगा, क्योंकि कोई भी कोर्ट जब उसमें मैटर पहुंचेगा तो 1-2 डेट के अंदर फैसला दे देगा कि आप लागू करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो ना करने की बात तो कोई भी कोर्ट नहीं कह सकता। बिल्कुल, तो हम भी यही आशा करते हैं कि अब ये जल्दी से जल्दी आए और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच मुकेश जी। मैं चाहता हूं कि हम पॉजिटिव नोट पे ही शो को एंड करें, क्योंकि रेलवे में मुद्दे बहुत है, सवाल बहुत है, लेकिन आज इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आने वाले टाइम में हम रोस्टर पे भी बात करेंगे और भी आपके साथ बातचीत करेंगे रेलवे में जो आने वाली समस्या है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और क्या मैसेज आपका रहेगा कम्युनिटी को इन जनरल और डिसेबल्ड कम्युनिटी को? थैंक यू दानिश जी, आपको और रेडियो उड़ान को, जो मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी आपने अपनी बात रखने के लिए। और जहाँ तक मैसेज की बात है, तो मैं केवल 2 ही चीज़ें सभी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा ये रेडियो उड़ान चैनल है, इसी तरह से आप लोग, पूरा आसमान खुला हुआ है, आप लोग उड़ान भरिए। हम लोग इतने कैपेबल हैं कि जर्नल लोग, सही पूछो तो जो नॉन विकलांग लोग हैं या नॉन डिसेबल लोग हैं, वो हमसे डरते हैं। और मैं अपनी वर्किंग, जो ऑफिशियल वर्किंग है, उसके बारे में आपसे क्या कहूँ, नॉन डिसेबल लोग डरते हैं। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, डिसेबल लोगों से नॉन डिसेबल लोग डरते हैं। आप सशक्त बन के एक बार खड़े हो जाइए, सारी दुनिया आपके सामने झुकेगी, सारी दुनिया आपकी बात को मानेगी, और अपनी अधिकारों के पाने के लिए केवल आप लड़ने के लिए एक बार तैयार हो जाइए। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आज हमने मुकेश गुप्ता साहब से बात की, जो अकाउंट असिस्टेंट है रेलवे में, जनरल सेक्रेटरी हैं डिसेबल्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे, और उन्होंने बहुत सरल शब्दों में, डिटेल्ड में हमें बताया कि क्या चल रहा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेके। आने वाले टाइम में कुछ और शोज करेंगे इसके ऊपर ही। और आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस शो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस विषय की समझ मिल सके। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पे। तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।